नमस्कार साथियों। लोकसभा में बोली गई डिक्टेशन की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। डिक्टेशन की स्पीड 160 शब्द प्रति मिनट रहेगी। डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। शुरू। महोदय, आप सभी को ज्ञात है कि संसद सदस्य भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भारतीय नागरिकों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए कार्य करते हैं और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसदीय चर्चाओं का व्यापक असर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, आंतरिक सुरक्षा और अवसंरचना जैसे विभिन्न विषयों पर पड़ता है। नागरिकों के प्रतिनिधियों के रूप में सांसदों की 3 मुख्य भूमिकाएं होती हैं: देश में बनने वाले कानूनों पर चर्चा करना और उन्हें पारित करना, सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के कामकाज पर नजर रखना। संसद सदस्यों का दूसरा प्रमुख कर्तव्य होता है, वे केंद्रीय बजट के माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी आवंटन को सुनिश्चित करते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्य प्रक्रिया के कुछ नियम होते हैं जो उनके कामकाज को विनियमित करते हैं। सांसदों के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि उचित तरीके से आप संसद में उठाने के लिए इन नियमों का पालन कैसे करें। सरकार के कार्यों की समीक्षा करने के लिए सांसदों को अनेक संसदीय साधन प्राप्त होते हैं। इन प्रक्रियाओं के अंतर्गत सांसदगण सदन के विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और आवश्यक होने पर मतदान के द्वारा उसका भी निर्णय भी कर सकते हैं। संसद सदस्य सदन में अपने राजनीतिक दल के सदस्य के रूप में आसन ग्रहण करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वे राज्य विधानमंडलों और देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था संसद में अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज हम सब एक बार फिर इतिहास रचने के मोड़ पर खड़े हैं। हम नवयुग के सूत्रपात के लिए एक नया आंदोलन छेड़ने को तत्पर हैं। हमारे आज के संकल्प यह तय करेंगे कि वर्ष 2047 में जब हम अपनी स्वाधीनता की शताब्दी मनाएंगे, तब हमारे देश का स्वरूप क्या होगा। हमारे जीवित लोकतंत्र में पर्याप्त परिपक्वता आ गई है। पिछले कुछ दशकों के दौरान देश के किसी न किसी हिस्से में प्राय कोई न कोई चुनाव आयोजित होते रहने से विकास की गति और निरंतरता प्रभावित होती रही है। हमारे देशवासियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर अपना स्पष्ट निर्णय व्यक्त करके विवेक और समझदारी का प्रदर्शन किया है। आज समय की मांग है कि एक राष्ट्र एक साथ चुनाव की व्यवस्था लाई जाए, जिससे देश का विकास तेजी से हो सके और देशवासी लाभान्वित हों। ऐसी व्यवस्था होने पर सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के अनुरूप विकास व जन कल्याण के कार्यों में अपनी ऊर्जा का और अधिक उपयोग कर पाएंगे। अतः मैं सभी नागरिकों का आह्वान करता हूं कि वे राष्ट्र एक साथ चुनाव के विकासोन्मुख प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करें। इसी वर्ष हमारे संविधान को अंगीकृत किए जाने के 70 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। सांसद के रूप में आप सभी ने भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की शपथ ली है। हम सभी के लिए संविधान ही सर्वोपरि है। हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि देश के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संविधान सम्मत तरीके ही उपयोग में लाए जाने चाहिए। संविधान में यह प्रावधान है कि मंत्री परिषद के खिलाफ सदन में अविश्वास प्रस्ताव रखा जा सकता है। इस प्रस्ताव से संबंधित नोटिस सदन की बैठक के दिन प्रातः 10 बजे से पहले दिया जा सकता है। किसी संसद सदस्य द्वारा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तब प्रस्तुत किया जाता है जब उसको लगता है कि सरकार का कार्यकरण संतोषजनक नहीं है और उसमें सुधार की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार से त्यागपत्र मांगा जाता है। ऐसा प्रस्ताव आने के बाद सदन में माननीय अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सदस्यों को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहते हैं और अगर कम से कम 50 सदस्य ऐसा करते हैं तब माननीय अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए एक समय निश्चित करते हैं
उस निर्धारित दिन पर वाद विवाद के पश्चात इस प्रस्ताव पर मतदान किया जाता है। अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के अधिवेशन की शुरुआत में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किया जाएगा, जिसे राष्ट्रपति का अभिभाषण कहते हैं। इस अभिभाषण का मसौदा सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और उसमें वर्ष के लिए व्यापक नीतिगत योजनाओं और विधायी कार्यों की जानकारी समाहित होती है। सभापति महोदय, आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। आज हमारा देश गेहूं, चावल, दालों, गन्ने और कपास जैसी फसलों के मुख्य उत्पादकों में से एक है। यह दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पर और फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2013 में भारत ने वैश्विक दाल उत्पादन में 25% का योगदान दिया, जो किसी एक देश के लिहाज से सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त चावल उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 22% और गेहूं उत्पादन में 13% रही। पिछले अनेक वर्षों से दूसरे सबसे बड़े कपास निर्यातक होने के साथ साथ कुल कपास उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 25% है। हालांकि अनेक फसलों के मामले में चीन, ब्राजील और अमेरिका जैसे बड़े कृषि उत्पादक देशों की तुलना में भारत की कृषि उपज दर कम है। माननीय महोदय, ऐसे कई कारण हैं जो कृषि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं, जैसे हमारी खेती योग्य जमीन का आकार घट रहा है, सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है और किसान अब भी काफ़ी हद तक मानसून पर निर्भर है। साथ ही उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग किया जा रहा है, जिससे मिट्टी का उपजाऊपन कम होता है। देश के विभिन्न भागों में सभी को आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं है और न ही कृषि के लिए औपचारिक स्तर पर ऋण उपलब्ध हो पाता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा खाद्यान्नों की पूरी खरीद नहीं की जाती है और किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। देश में जितनी भूमि पर खेती होती है, उसमें से लगभग 10% जमीन खेती करने के लिए पट्टे पर दी जाती है। विभिन्न राज्यों में यह प्रतिशत अलग अलग है। कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में काश्तकारों को कानूनी अधिकार देने के प्रयास किए गए हैं। वहाँ भूमि स्वामित्व का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया गया है और पैदावार पर काश्तकारों को अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रावधान का उद्देश्य काश्तकारों को संरक्षण देना और उनके अधिकारों को बचाए रखना है। हमारा संविधान देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति की गरिमा तथा बंधुत्वता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। मुझे विश्वास है कि राज्यसभा एवं लोकसभा के आप सभी सदस्यगण सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों को भली भांति निभाते हुए संविधान के आदर्शों को प्राप्त करने में अपना अमूल्य योगदान देंगे। इस प्रकार आप सभी नए भारत के निर्माण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाएंगे। जनप्रतिनिधि तथा देश के नागरिक के तौर पर हम सभी को अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी होगी, तभी देशवासियों को हम नागरिक कर्तव्यों के पालन के लिए प्रेरणा दे पाएंगे। मेरा सुझाव है कि आप गांधी जी के मूल मंत्रों को हमेशा याद रखिए। गांधी जी ने कहा था कि हमारा हर फैसला इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि उसका प्रभाव समाज के सबसे गरीब और कमजोर व्यक्ति पर क्या पड़ेगा। आप भी उस मतदाता को याद रखिए जो अपना सब काम छोड़कर तमाम कठिनाइयों के बीच वोट देने के लिए निकला, पोलिंग बूथ तक गया और मतदान करके देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। उसकी आकांक्षाओं को पूरा करना ही आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। वर्तमान में उर्वरक कंपनी की उत्पादकता की लागत के आधार पर सब्सिडी की राशि का निर्धारण किया जाता है। जिन कंपनियों के उत्पादन की लागत अधिक होती है, उन्हें ज़्यादा सब्सिडी मिलती है। इस वजह से ऐसी कंपनियां उत्पादन की लागत को कम करने के बारे में नहीं सोचती हैं। हालांकि पिछले दशक से यूरिया का उपयोग बढ़ा है, लेकिन पिछले 15 वर्षों के दौरान यूरिया की घरेलू उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी नहीं हुई। भारतीय खाद्य निगम की भूमिका की जांच करने वाली कमेटी ने सुझाव दिया था कि उर्वरक सब्सिडी की मौजूदा प्रणाली के स्थान पर यह धनराशि किसानों को नकद हस्तांतरित की जानी चाहिए। इससे वे अपनी ज़रूरत के अनुसार उर्वरकों का चयन कर सकेंगे और इससे मिट्टी के उर्वरकों के असंतुलन को दूर करने में भी मदद मिलेगी। सभापति महोदय, हमारे देश में बीजों का उत्पादन मुख्यतः निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। बाकी
बीज खेतों में उत्पादित होने वाली फसलों से प्राप्त किए जाते हैं। हालांकि किसान अपने खेतों की पैदावार से अनेक किस्म के बीज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अधिक उपज देने वाली किस्मों को बाजार से खरीदा जा सकता है। चूंकि इन किस्मों की कीमत अधिक होती है, इसलिए इन्हें चुकाना सीमांत और छोटे किसानों के लिए मुश्किल होता है। इससे वे इन बीजों को खरीदने के लिए हतोत्साहित होते हैं। सभापति महोदय, आज देश में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा महंगी होती जा रही है। महंगी शिक्षा हमारे देश के अधिकांश बच्चों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। इससे समाज में विभेद और असमानता बढ़ रही है। आज गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी की संपदा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। समाप्त। डिक्टेशन का PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है।